नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज चूंकि और कोई इससे बड़ा विषय नहीं हो सकता है, वो विषय है वही किसानों के आंदोलन और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया है एक तरह से उनकी पिटीशंस पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन कल सुनी, उसने कहा कि हमारे पास 3 कैटेगरी की पिटीशन है। एक पिटीशन है जो ये कह रही है कि ये फार्म लॉ कंकरेंट लिस्ट में या सेंट्रल लिस्ट में उस बात को लेके कर रही है कि ये फार्म लॉ जो बना है वो ठीक है कि नहीं है। दूसरी पिटीशन है जो ये कह रही है कि भाई इसको खत्म कर दिया जाए। और तीसरे तरह की पिटीशंस हैं जो ये कह रही है कि इसकी वजह से दिल्ली के आवागमन में, दिल्ली के आसपास के इलाकों के आवागमन बाधित हो रहा है, उसके इसलिए इन लोगों को हटाया जाए। इस तरह की बातें कही। कल वो जजमेंट आ गया। मैं कल के जजमेंट पे बात करने से पहले आपको फिर से एक बार, आप लोग अपना, आजकल तो गूगल है, नहीं तो आपके पास पेपर आता है तो पेपर पुराना देख लीजिएगा। 18 दिसंबर का पेपर देख लीजिएगा। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसी बेंच ने चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ये सारी बातें कही थी। और उस समय जो उन्होंने कहा था वो कुछ बातें कही थी कि एक कमेटी फॉर्म हो जानी चाहिए, उसमें सारे तरह के लोग हों। उस समय कोर्ट ने क्या कहा था? उस समय कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि कमेटी में 3 तरह के लोग, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होने चाहिए, और उन्होंने नाम भी लिया था, पी साईनाथ, एक ये होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हो इस फील्ड के। दूसरा उन्होंने कहा था किसानों के लीडर, किसानों के नेता होने चाहिए। और उस समय उसका मतलब यह था कि जो किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनके नेता होने चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। ये 3 तरह की बातें इन्होंने कही थी। उस समय जितने, अगर आप उसको पढ़िए तो उससे ऐसा लग रहा था कि, और अभी भी 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट इस पर बातचीत कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी एग्जामिन करेगी, उसके अलग अलग तरह के मेंबर रहेंगे और वो एग्जामिन करेगी इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा है और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और उस कुछ इस तरह की बातें करेगी और फिर वो रिकमेंड करेगी। लेकिन अब कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस बिल्कुल चेंज हो गया है। अब कमेटी का जो अब टर्म्स है वो ये है कि वो किसान लीडर से बात करेगी और उसके बाद वो सरकार से बात करेगी। तो एक तरह से वो और साफ साफ वो निगोशिएट कर रही है। वो खुद इसका आकलन नहीं कर रही है कि कितना अच्छा कितना बुरा है। दिस कमिटी विल ओनली नेगोशिएट विद बोथ द पार्टीज और एक कॉमन उस पे ग्राउंड पे लाने की कोशिश करेगी। तो पहली चीज तो यह है कि ये जो किसानों का पहला मांग ये थी कि भाई इसको रिपेल किया जाए, इसको खत्म किया जाए, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। ये तो अब ये कर रही है कि इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा है, और वो भी ये वो नहीं कर रही है एग्जामिन, ये किसान की बात सुन के सरकार को पहुंचाएगी, सरकार की बात सुन के किसान को पहुंचाएगी। इसमें सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करूं कि इसके जो 4 मेंबर हैं, देखिए ये चारों मेंबर अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बहुत काबिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किस वजह से लोग उनका विरोध कर रहे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैं एक एक करके जरा जल्दी से आपको इन लोगों की बात बता दूं। अशोक गुलाटी साहब हैं, इनकी खूब तारीफ है, बहुत अच्छे वो हैं, और इन्होंने को 2015 में इनको पद्मश्री मिला था, डायरेक्टर RBI नाबार्ड। और आप लोगों की जानकारी के लिए NCDEX जो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स का जो एक्सचेंज होता है, वादा कारोबार जो होता है जिनसिंस का, मतलब जिसमें इस तरह की कमोडिटीज का, उसके भी डायरेक्टर हैं। आप जो लोग इसको समझते हैं, एक बड़ा कारण कुछ लोग ये मानते हैं कि जब से वादा कारोबार शुरू हो गया है कमोडिटीज में, तब से भी आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ने के, उसका एक प्राइस बढ़ने का एक बड़ा कारण वो भी है। इन्होंने इस लॉ की खूब तारीफ की थी, कई लेख लिखे थे और यहां तक कहा था कि ये इक्विवेलेंट टू 1991 का वो जो ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी जब हुई थी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के समय, ये उसके बराबर है कि एक कोई बात हुई है। तो ये इस लॉ के सपोर्ट में पहले से इनका स्टैंड है और ये कोई ठीक बात है, मतलब पढ़े लिखे, ये उनका विचार है। दूसरे इस कमेटी के मेंबर हैं प्रमोद कुमार जोशी साहब। प्रमोद कुमार जोशी साहब डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के संबंध रहे हैं और ये भी बहुत स्पष्ट रूप से इन 3 फार्म लॉज को खत्म या स्क्रैप करने के
अगेंस्ट हैं और वो ये कहें कि इट विल बी डिजास्टर्स, अगर इसको आपने वापस लिया तो ये बहुत हानिकारक होगा। तो ये दो तो एक्सपर्ट कैटेगरी के आ गए। दो नेता लोग भी हैं। नेता लोग कौन कौन है? उस पे एक नेता अनिल घनावत साहब हैं, जिनको ये कहा जा रहा है पेपर में कि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द शेतकारी संगठन। अब शेतकारी संगठन जो है उसके जो पदाधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि इनका शेतकारी संगठन से कोई मतलब नहीं है। इनकी संस्था का नाम है, जो शरद जोशी शेतकारी संगठन के पुराने जिन्होंने शुरू की, इनकी संस्था का नाम है शेतकारी संगठन इंस्पायर्ड बाय शरद जोशी। तो ये ओरिजिनल शेतकारी संगठन के प्रेसिडेंट नहीं है। ऐसा कालिदास आप्टे जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है शेतकारी संगठन के, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि शेतकारी संगठन के जो प्रेसिडेंट इस समय है वो रघुनाथ दादा पाटिल हैं। तो जैसा कहा जा रहा है कि घनावत साहब शेतकारी संगठन नहीं, ये शेतकारी संगठन इंस्पायर्ड बाय शरद जोशी के प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने 2019 इलेक्शन में बीजेपी का प्रचार भी किया था, उसका सपोर्ट भी किया था। हालांकि जो शेतकारी संगठन है वो कांग्रेस के भी अगेंस्ट है, कांग्रेस के भी विरोध में है और वो भाजपा के भी विरोध में है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आप्टे साहब और जो रघुनाथ दादा पाटिल चलाते हैं, शरद जोशी वाली। घनावत साहब का कहना है कि ये कानून वापस किसी भी हालत में नहीं लेना चाहिए। अब इसके तीसरे जो माफ कीजिएगा, इसके जो चौथे सदस्य हैं उनका नाम भूपेंद्र सिंह मान है, बहुत सीनियर। और आप इसको विकिपीडिया में एक चीज देख लीजिए, 1967 में जनसंघ पार्टी के जो उम्मीदवार थे ब्रिगेडियर विक्रमजीत सिंह बाजवा, ये उनके चुनावी एजेंट थे और इन्होंने धुआंधार जनसंघ का प्रचार करके उस समय पंजाब सरकार के कैरो मंत्रिमंडल में होम मिनिस्टर रहे पंडित मोहनलाल जी को हराया था। जनसंघ मतलब इनके कैंडिडेट जो जनसंघ के थे उन्होंने हराया था। ये चेयरमैन ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी हैं। ये किसान ऑल इंडिया किसान, आपको कभी कभी कंफ्यूजन होगा, दोनों तरफ से, मतलब जो पक्ष चाहता है कि इस फॉर्मूला एबॉलिश हो, वापस ले सरकार, उसकी भी एक ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, और इधर जो चाहता है कि ये इंप्लीमेंट हो उसकी भी एक किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो ये लॉ को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने तोमर जी को लिखा भी था नॉट टू रिपील दिस लॉज। अब क्या हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया ना। तो एक तरह से अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो ये सारे लोगों की पोजीशन स्पष्ट है, पता है कि ये किसके है। तो एक तरह से सरकारी नॉमिनी है, क्योंकि सरकार, अच्छा ये क्यों लगता है सरकारी नॉमिनी है, क्योंकि जब परसों मतलब मंगल को जब सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई कर रहा था तो उसने कहा था कि आज शाम तक हम इस पे ऑर्डर दे देंगे और हम इसको कमेटी फॉर्म कर देंगे। तो उस समय अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कहा नहीं नहीं नहीं, आप इसको एक दिन का समय दीजिए, एक दिन का समय दीजिए। ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से वो चिट कह लीजिए, रिकमेंडेशन कह लीजिए, टेलीफोन कॉल कह लीजिए, ये चली गई कि किसको किसको इस कमेटी में रखना है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहिए कि उनको किस प्रोसेस द्वारा, किस क्राइटेरिया के द्वारा इन 4 लोगों को आपने इसमें नामित किया है। भाई कोई एक्सपर्ट इसमें आपको बताया होगा या आपने कैसे इनको नामित किया है। उसमें जो पहले बात थी कि फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी रखे जाएंगे, और उस समय फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये था कि जो फार्मर इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन उनकी जगह जो फार्मर्स इसके पक्ष में है, एक तरह से सरकार के पक्ष में, उनके रिप्रेजेंटेशन हुआ है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जैसे पी साईनाथ को, या जो ऐसे लोग जो जुडिशियल माइंड रखते हैं जैसे सदाशिवम साहब को, जैसे सदाशिवम को या जस्टिस आर एन लोढ़ा को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। हालांकि इस तरह की कमेटी में जनरली लीगल ल्यूमिनरी इसलिए होता है कि वो थोड़ा लीगली कैसे को करना है, प्रोसीजरली कैसे वो करना है, कैसे बात करनी है, इसमें उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि एक बहुत बेसिक सी बात है कि आप, अच्छी बात है, मतलब आप कोई कमेटी बना रहे हैं तो उसमें अगर नॉन सपोर्टर्स को रख रहे हैं तो नॉन विपक्ष को, विरोधी पक्ष को, जिसकी अपनी बात हो सकती है, उसको भी रखिए। क्योंकि ये तो एक तरफा मुकदमा हो गया ना कि आप मुकदमे में आपने दूसरे पक्ष को रखा ही नहीं और ऐसी बात सुन के अपना ऑर्डर दे देंगे। लगता है कि इस कमेटी का उद्देश्य हल करना नहीं है, किसी तरह से टाइम बाई करना, और थोड़ा किसान को, पहला काम तो ये कि किसी तरह से डिस्पर्स होकर घर चले जाएं,
दूसरा ये है कि अगर डिस्पोजल के घर नहीं जा रहे हैं तो कम से कम इतने डिस्क्रेडिट हो जाएं कि एक आम नज़र ये बने कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी और ये अब उसमें मतलब उसको दे आर नॉट गोइंग इनटू द कमेटी। अब ये ऐसे कैसे सोल्यूशन होगा? एक कुछ लोगों के दिमाग में आएगा ना कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन ये लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। और एक बात स्पष्ट और है कि जैसे कुछ लोगों ने मुझसे बातचीत में कल कहा था कि स्टे ऑर्डर इज ऑल्सो वे ऑफ कि अब ये ठंडे बस्ते में गया, अभी होगा नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उस तरह का स्टे ऑर्डर होता तो उसमें ये कहते हैं कि स्टे ऑर्डर स्टे टिल फर्दर ऑर्डर्स या टिलो, इसमें कहा, इसमें टोटल उसमें ही उन्होंने उसको बांध दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर पहली मीटिंग होनी चाहिए और पहली मीटिंग के 2 महीने के अंदर 60 दिन के अंदर इस पर निर्णय आ जाना चाहिए। तो एक तरह से 60 दिन बाद जब निर्णय आ जाएगा तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये जो स्टे है ये इनफेक्चुअस भी हो सकता है या ये स्टे को आप हटा के इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अब एक दो चीज़ें मैं और आपसे कहूँ, क्योंकि जो बार बार कहा जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई राइट टू प्रोटेस्ट उनका है और हम उसमें कुछ नहीं इंटरफियर करेंगे। आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो क्या होता? तो क्या किसान हट जाते इससे? तो ये तो ठीक बात है अपनी इज्जत बचाने के लिए। जैसे अभी रिसेंटली प्रशांत भूषण वाले केस में आपने देखा कि किस तरह से जस्टिस मिश्रा को मतलब अल्टीमेटली उन्होंने वो सब सुमोटो ये सब लेके उनके ऊपर एक केस चलाया अवमानना का, और बाद में उसमें से कैसे निकले इसमें 3 दिन तक उनसे प्लीड करते रहे कि आप किसी तरह से टोकन माफी मांग लीजिए, टोकन निकल लीजिए, कुछ मान लीजिए। वो नहीं तैयार हुए और अल्टीमेटली फिर उसका कुछ हुआ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो छीछा लेदर हो रही है सरकार की, उसको रोकने के लिए ये कुछ इस तरह का अगर ऑर्डर कर भी देते कि आपका ये राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो होता क्या? किसान तो वहां बैठे रहते। तो एक तरह से इन्होंने अपनी छीछा लेदर होने से बचाया है। अब एक चीज और नहीं समझ में आती है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट बहस के दौरान बार बार कह रही है कि इट अपीयर्स की डिस्कशन नहीं हुआ है, वो साफ साफ कह रही है, वो सरकार से कह रही है कि यू हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अगर आप ये कन्विंस हैं कि इसमें कंसल्टेशन पूरा ठीक से नहीं हुआ है, ये जिस ढंग से बिल ऑर्डिनेंस पास हुआ है वो भी ठीक नहीं है, तो आपने कम से कम सेंटर को एक नोटिस तो इशू कर सकते थे। नोटिस इशू कर देते तो कुछ तो जवाब आता। खैर आपने नोटिस भी इशू नहीं किया। अब एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसान तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब एक चीज अच्छी मैं जल्दी से बता दूं, मेरे कुछ मित्र अभी सिंघू बॉर्डर से आए हैं, उनका कहना है कि वहाँ हर एक को जैसे कुंभ नहाने जाते हैं वैसे ही वहाँ पे जाना चाहिए। वो इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वो एक अद्भुत नज़ारा है। देश में मतलब जितना सारे लोग, सारे किसानों के पीछे लोग जुट गए हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है वो सेवा कर रहा है, और जो एकजुटता है। एक चीज़ और उन्होंने अच्छी उनसे पता लगी कि अभी हो रहा है ना कि हिंदुस्तान में FDI आ जाए, FDI खोल दो, FDI आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इस एजिटेशन में NRI ने अपना बिल्कुल हाथ खोल दिया है और FDI जो है वो खूब कस के हिंदुस्तान में आ रहा है। वो अलग बात है कि वो FDI बजाय कुछ और काम के वो इस एजिटेशन को सपोर्ट करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए आ रहा है। सिंघू बॉर्डर पर लोग डटे हुए हैं। मुझे एक चीज़ और लगता है कि किसानों को ये भी डायरेक्शन देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कल, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि कम से कम वहाँ जो जैमर एमर लगे हुए उनको हटा दीजिए। कुछ कुछ साइड पे अभी भी जैमर लगे हैं जिससे वहाँ से बात नहीं हो पा रही या वहाँ से बात ये चाहते हैं कि ना हो, तो उन जैमर को भी हटाने का अगर आदेश दे दिया होता सुप्रीम कोर्ट तो लोगों को लगता कि कुछ थोड़ा जेन्युइन है। चलते चलते लास्ट बात कि एक ट्रैक्टर रैली की जो बात किसान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 718 जिले में हम ट्रैक्टर रैली करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी ट्रैक्टर रैली दिल्ली में होगी। तो उस पर कुछ लोगों का ये है कि भाई आप रिपब्लिक डे परेड पे व्यवधान न डालिए लेकिन अपनी ट्रैक्टर रैली करिए। तो मुझे लगता है कि उसमें सरकार को एक इनको पैसेज दे देना चाहिए, बता देना चाहिए भाई ट्रैक्टर लाइए दिल्ली में, ऐसे ऐसे घुमा के, जैसे रूट मार्च होता है, ये सब परेड होती हैं, कि इस रूट से आप परेड कर दिए बनिस्बत उनको रोकने के। क्योंकि ये एक सॉलिडेरिटी की बात है। अच्छा लगेगा अगर किसान अपने रंग सजा धजा के तिरंगा फहरा के अगर आएंगे, तो ये तो एक अच्छी मतलब मुझे लगता है इससे अच्छा मैसेज आएगा। तो इसमें सरकार को इस बात में कम से कम बहुत मुंह छप की बात नहीं कर लेनी चाहिए कि नहीं अब तुम इस किसी भी तरह से 26 जनवरी को
ट्रैक्टर परेड नहीं निकाल सकते हो, इस पे इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। अंत में चलते चलते सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हम सब लोगों को आश्चर्यचकित भी हैं और कहीं अपने को ठगा हुआ महसूस भी कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।